देखो स्टार्ट करने से पहले ना, सम्स वगैरह में जाने से पहले तुमको ये चीज एक रिवाइज करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो प्राइमरी मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है, वो लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे। तो सवाल ये उठता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस नहीं कर रहा है तो उसके पास पैसा कहां से आएगा, है ना। पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना जरूरी है ना, तभी तो तुम ऑर्गेनाइजेशन चला पाओगे। तो यहाँ पे मैं सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे भाई साहब ने एक जिम खाना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया भाई? ये जिम खाना क्या होता है समझता है ना, जहाँ पे क्या करते हैं, पता था मुझे। अरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मोटिव क्या है मालूम है, वो जिम खाना स्टार्ट करने का, कि बच्चे आजकल बहुत अलग अलग लाइनों में घुस जाते हैं, इधर उधर सस्ते नशे वगैरह चालू कर देते हैं, है ना। तो उन सब चीजों को बचाने के लिए बच्चों को क्या करने का, स्पोर्ट्स में डाल देने का। तो बच्चों का ध्यान थोड़ा सा अगर स्पोर्ट्स में रहेगा तो ये फालतूगिरी से हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसने जिम खाना स्टार्ट किया, लेकिन उस जिम खाना के लिए पैसा तो लगेगा ना भाई, उसको जिम खाना के लिए जगह चाहिए, उसका रेंट भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा। इसने कोच रखे हुए हैं, मतलब सांप सीढ़ी खिलाने के लिए कोच है ना, कैरम सिखाने के लिए कोच है, इतना मतलब बेचारा इतना डिटेल में जा रहा है, ठीक है। तो ये पैसा कहां से जनरेट कर सकता है वो मैं तुमको बताता हूं। अभी देखो सबसे पहले से फॉर एग्जांपल एक एंट्रेंस फीस है। एंट्रेंस फीस का मतलब क्या है, ये लोगों को बोलेगा भाई जिसको भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है उसको स्टार्टिंग में एक फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज तुमने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया, उसको तुम क्या बोलोगे, एंट्रेंस फीस, एंड उसी को तुम क्या बोल सकते हो, एडमिशन फीस। भाई ये फर्स्ट टाइम तुमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला जो इनकम है भाई, इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इनकम है ना, ये रेकरिंग इनकम है कि नॉन रेकरिंग इनकम है? मेरे को बताओ, तुम एक आदमी से क्या बार बार ये ले सकते हो क्या? मतलब उसने एंट्रेंस फीस एडमिशन के टाइम पे भर दिया, अब वो घर जाके आएगा तो तुम वापस से बोलोगे चलो वापस से निकालो, नहीं ना, वापस से एंट्री करेंगे, नहीं। तो बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक मेंबर एंट्रेंस फीस एक ही बार भरने वाला है, समझ में आया? तो भाई याद रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफर करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये रिकरिंग होता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नॉन रिकरिंग। जैसे मैंने एग्जांपल लिया उसमें नॉन रिकरिंग है। लेकिन अगर तुम कोई स्कूल या कॉलेज चला रहे हो तो मुझे एक चीज बताओ, कॉलेजेस में स्कूल्स में जो एडमिशन फीस ली जाती है उन लोग तो हर साल लेते हैं, तो रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है। तो इसीलिए तुम ध्यान देना, मैंने बेसिकली देखो रिकरिंग नॉन रिकरिंग क्यों बोल रहा हूं मालूम है, अभी देखो ज्यादा डेप्थ में जाने का टाइम नहीं अपने पास। जो भी रिकरिंग आइटम्स होते हैं ना, रिकरिंग इनकम, उसको हम नॉर्मल इनकम ट्रीट करते हैं। और जो नॉन रिकरिंग होते हैं ना उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज मतलब उससे हम कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख के रखा है, क्यों? बिकॉज कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉन रिकरिंग है तो कैपिटल में डालने का, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब स्कूल या कॉलेज आया तो उसके लिए रिकरिंग है तो उसको कहां डालने का, इनकम में। अब तुमको शॉर्ट में बोल देता हूं, वो सुन लो। देखो 90% ऑफ द टाइम है ना, एंट्रेंस फीस का क्या करना है ये तुमको सब में मेंशन रहेगा। बट अगर मेंशन नहीं करता है, स्कूल कॉलेज रहेगा तो इनकम में दिखाना, स्कूल कॉलेज नहीं रहेगा तो एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर देना। अगर कुछ नहीं बोला है तब, हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा तो वो फॉलो करना। फिर ये नहीं बोलना नहीं नहीं सर ने ऐसा बोला था मैं ऐसे करेगा, नहीं। फिर से बोलना, स्कूल कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन नहीं किया है। फिर से बोलो, अगर स्कूल कॉलेज है तो कहां दिखाओगे एंट्रेंस फीस को, इनकम। और अगर स्कूल कॉलेज नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज। और चाहिए तो नीचे नोट दे देने का, सेफर साइड, कि सपोज तुमने इनकम में दिखाया तो लिख देने का नीचे, एज्यूमिंग एंट्रेंस रिसिप्ट या एंट्रेंस फीस इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर इनकम में दिखा रहे हो। और अगर कैपिटल में दिखा रहे हो तो कैपिटल रिसिप्ट बोल देने का। क्या बोल देने का, कैपिटल रिसिप्ट। अगर नोट दे दोगे तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि कोई मार्क्स काटे, तुम कहीं पे भी लिख दो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट आइटम क्या है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। इसका कभी टेंशन मत लेना, हमेशा कहां लिखना भाई, इनकम में। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन क्या है वो भी सुन लो। भाई देखो, तुमने सबने हजार हजार रुपया भर के इसका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया तो क्या जिंदगी भर इसका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा? नहीं ना बेटा। तो ये क्या बोलेगा, भाई तुमने ज्वाइन तो कर लिया बट तुमको हर साल तुम्हारा मेंबरशिप रिन्यू करवाना पड़ेगा, मतलब हर साल तुमको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो जो हर साल अमाउंट पे करे, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज हर ईयर तुम पे कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। तो बेसिकली अपना मेंबरशिप कंटिन्यू रखने के लिए जो रेकरिंग बेसिस पे आप पे करोगे उस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या बन गया, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अरे जैसे कि तुम नेटफ्लिक्स है ना, या फिर तुम अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या तुम एक बार भरते हो जिंदगी भर चलता है? नहीं ना बेटा, हर साल लेना पड़ता है, तभी तुम देख पाओगे तुम्हारे फेवरेट शोज मूवीज वगैरह। तो वैसे ही
इस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर तुमको मेंबरशिप कंटिन्यू रखना है तो तुमको हर साल उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये रेगुलर इनकम हो गया, तो इसके लिए इसको इनकम में दिखाना। देन आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि से फॉर एग्जांपल एक मेंबर है अपना, कौन बोले तो अरमान, ठीक है, बहुत पैसे वाला आदमी है, लेकिन इसका मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपायर हो चुका है, मतलब 1 साल का जो टाइम दिया था वो हो चुका है, ठीक है। अब मेरी रिसेप्शनिस्ट है, उसने उसको कॉल किया कि सर आपका मेंबरशिप एक्सपायर हो गया है तो प्लीज नेक्स्ट डे पे आके 500-1000 रुपया जो भी फीस है आप पे कर दो। ये बोला ओके मैं पे करता हूँ, बट बेचारा दूसरे दिन भूल गया, ठीक है। दीदी फोन करी, दीदी बोलती है सर ऐसा कैसा आप बोलते इतना पैसा है, ये है वो है, और 500 रुपया देने के लिए वो कर रहे हो, है ना। इसको गुस्सा आ गया, ये क्या करा, सीधा 5 लाख रुपया लेके आया टेबल पे और बोलने लगा आज के बाद मेरे से छुट्टा छुट्टा सब्सक्रिप्शन मांगने का नहीं, मैं आज के बाद लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा मेंबर बन गया, अब मेरे से कोई पैसा मांगने का नहीं, लाइफ टाइम के लिए 5-10 साल के लिए जो भी है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे पैसे वाले लोग क्या तुमको बार बार मिलेंगे? तो ये रेगुलर इनकम है या नॉन रिकरिंग इनकम है? तो इसको तुम नॉर्मल इनकम में दिखाओगे या इसको कैपिटल में डालोगे? इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट वन, लेगेसीज। अब ये लेगेसीज क्या होता है ये भी फटाफट सुन लो। अभी से फॉर एग्जांपल अपने हुसैन भाई साहब है, ठीक है, इनका आखिरी वक्त चल रहा है। अब आखिरी वक्त में बहुत पैसे वाले हैं, इन्होंने आखिरी वक्त में जाते जाते क्या किया, 30% इसकी प्रॉपर्टी का, जो भी इसके पास जितना भी जमीन जायदाद जो भी पैसा है, इसने क्या करा, 30% इसके बीवी बच्चों को दिया, 30% बाजू वाले के बीवी बच्चों को दिया। अरे मतलब समाज सेवा, ठीक है। और 40% आमिर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे करके चला गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, सुनो ना, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कहना ही से एक तरीके से इसके पास से डोनेशन मिल रहा है, तो कभी भी याद रखना, डोनेशन रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन। सरल भाषा में, मरे हुए आदमी के वसीयत के अकॉर्डिंगली अगर आपको कुछ मिलता है तो आप उसको क्या बोलोगे, लेगेसी। ऐसे महान लोग बार बार मिलते हैं क्या? तो ये नॉर्मल इनकम है या फिर नॉन रिकरिंग इनकम है? तो इसको तुम नॉर्मल इनकम बोलोगे या कैपिटलाइज करोगे? इसको भी हम कैपिटल में डालेंगे। अगेन कुछ नहीं बोला है तो हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया तो फिर ये सब चीज फॉलो नहीं, जो बोला वो फॉलो करने का क्वेश्चन में। लास्ट आता है डोनेशन। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ध्यान से सुनना। सपोज हमारे सानिया मैडम है, ठीक है, अभी तुमको याद होगा, मालूम है मैंने एनपीओ के लिए एग्जांपल लिया था, कोई तो भी तुम लोग में साथ था, मेरे ख्याल से शफीक था या कौन था वो, जो भी था, उसने एक हॉस्पिटल चालू किया था गरीबों के इलाज के लिए। साहिल था, हाँ जो भी है, साहिल, ठीक है। तो साहिल भाई साहब की बीवी मर गई थी, फिर इसको एकदम दिल पे बात लग गई कि गरीबी की वजह से भाई इलाज नहीं करवा पाया, उस वजह से इसकी बीवी मर गई। तो इसने क्या करा, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल चालू किया। बट कैसे, बेचारे के पास हॉस्पिटल मतलब इतना खास नहीं था, तो ये टेंट वेंट बांध के उसी में ऑपरेशन थिएटर चला रहा है। तो कभी किसी के पेट में छिपकली घुस जा रही, कभी किसी कॉकरोच, ऐसा बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो सानिया ने देखा बेचारा अच्छा ट्राई कर रहा है, तो सानिया ने क्या करा, इसको एक 20 लाख रुपए का अमाउंट दिया डोनेशन बोल के, और क्या बोला, ये पैसा आप थोड़ा एक छोटा बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करो। मेरे को एक चीज बताओ, साहिल की ऑर्गेनाइजेशन को एक डोनेशन मिल रहा है, बट क्या वो जनरल पर्पस के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए? भाई स्पेसिफिक यूज के लिए उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन। क्या बोलते हैं उसको? स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन। दूसरा, अच्छा ये दीदी ने इतना डोनेशन दिया, थोड़ा इनका मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, अरे इतना ये वो रील देखे सब एकदम फेमस हो गए। तो ये देखा देखिए हमारे जो जयश्री मैडम है, बोले मेरे को भी फेमस होने का है। तो जयश्री मैडम ने साहिल को 500 रुपए का डोनेशन दिया। 1 मिनट, इसने कितने का डोनेशन दिया था? उसने कितने का दिया? जस्ट इमेजिन करो, 500 रुपए का डोनेशन देके बोलेगी क्या इसको बिल्डिंग बनाना? बोलेगी क्या? नहीं। ये क्या बोली, 500 रुपया दी, बोलने लगी साहिल भाई आपका मर्जी, आपको जहां यूज करना है कर लो, आपको सैलरी पे करना है, आपको रेंट पे करना है, आपको जो भी पे करना है आप कर लो, मेरे को नहीं पता, ये लो आप पैसा जो मर्जी है उससे करो, ठीक है। तो मेरे को बताओ, अगेन साहिल को डोनेशन मिला, बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस या जनरल पर्पस? तो मुझे बताओ, एक पहला जनरल पर्पस की बात करते हैं। ये कहना ही से ये चिल्लर लोग तो बहुत मिलेंगे, 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया ऐसा देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो ये नॉन रिकरिंग है कि रिकरिंग है? तो इसको नॉर्मल इनकम बोलने का, क्या बोलने का इसको? नॉर्मल इनकम। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए तुमने पैसा लिया है, क्या वो पैसा कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो? इवन तुम उसको कैपिटल में भी नहीं डाल सकते जब तक वो पर्पस फुलफिल नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब तक बिल्डिंग नहीं बनता तब तक हम इसको क्या मान के रखेंगे, अपना लाइबिलिटी। क्यों? देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, इसको पैसा मिला 20 लाख, क्या ये पैसा कहीं पे भी यूज कर सकता है? दिस मनी इज पेएबल फॉर व्हाट?
बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनता तब तक इसके सर पे ये क्या है, कर्जा है। समझा क्या नहीं समझा? तो भाई पहले मुझे बताओ ये 5 मेन आइटम समझ में आए? अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो मैंने लिखवा के दिया है ये अगर कुछ नहीं बोलेगा तो तुमको फॉलो करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया है तो तुमको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले एक काम करो, निकालो जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 8। और ये ऐसा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। 2 से 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, मतलब ये क्वेश्चन आ गया अगर कल तो तुम्हारी तो लॉटरी है। भाई साथ में सॉल्व कर पाओगे या मैं पहले सॉल्व कर लूं? पहले क्वेश्चन पढ़िए भाई। ये टॉपिक में ना जरा भी टाइम पास नहीं और आपस में कोई चूहा मीटिंग नहीं है। कोई भी बकवास करते हुए, चूहा मीटिंग करते हुए दिखा, सीधा घर पे जाने का, ठीक है। डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब अभी अभी उसने स्टार्ट किया है, ठीक है। He gives you the receipts and payment account for the year ended March 2020 and the adjustment. Prepare income and expenditure and balance sheet. भाई पहले तो एक चीज समझना, ये चीज मैं ऑलरेडी तुमको जब चैप्टर सिखा रहा था तब मैंने बताई थी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। ये जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये क्या होता है मालूम है? इट इज अ समरी ऑफ कैश और बैंक अकाउंट। एक ही चीज का समरी होता है। देखो जब मैं रिसिप्ट बोल रहा हूं, रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आया, पेमेंट मतलब कितना पैसा, तो पैसा आया पैसा गया, मतलब बेसिकली ये क्या है, ये कैश बैंक अकाउंट है। वो भी बैंक स्पेसिफाई करेगा तो अदरवाइज कैश मानने का। ये कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। बट अगर कुछ कुछ नहीं बोला तो कैश अकाउंट, पर बोलेगा तो कैश और बैंक का समरी मान के चलो, ठीक है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, रिसिप्ट साइड से शुरू करेंगे। पहले तो एक चीज मेरा दिमाग में बिठा लो, रिसिप्ट साइड पे जितना भी आइटम होता है ना, वो या तो तुम्हारा इनकम होगा या तो तुम्हारा लाइबिलिटी होगा। फिर से बोल रहा हूँ, रिसिप्ट साइड पे जो भी आइटम है वो या तो इनकम होगा या तो क्या होगा, लाइबिलिटी। पेमेंट साइड पे जो भी आइटम होगा वो या तो एक्सपेंस होगा और या तो असेट होगा। ये शॉर्टकट एक याद रखना, ताकि कभी कुछ गलती करने को जाओ तो तुम्हारा किडनी काम करे। अब मुझे बताओ, सबसे पहले कैश इंट्रोड्यूस। भाई कोई डॉक्टर है, उसने डिस्पेंसरी चालू करा और उसने पैसा लगाया, तो मेरे को बताओ इसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये तुम्हारा कैपिटल फंड हो गया बेसिकली इस सम के लिए। पहले ये वाला समझा। चलो उसके बाद विजिट फीस रिसिप्ट साइड पे दिया है, मतलब ये एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, मतलब डिस्पेंसरी से तुमने कमाई की है, तो ये भी किधर आएगा? इनकम। सुंदरी रिसिप्ट, मतलब छोटा मोटा रिसिप्ट हुआ, बोलो ये भी किधर आएगा? इनकम। पहले इतना समझा। पोस्टिंग भी करोगे तो भी मार्क्स मिलता है, तो हर एक चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेमेंट में आ जाओ। फर्नीचर के लिए पैसा दिया तो फर्नीचर असेट। इक्विपमेंट। ड्रग्स देख के खुश मत हो जाना, यहाँ पे ड्रग्स मतलब मेडिसिन है। ड्रग्स मतलब क्या है? दवाइयाँ, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, डॉक्टर के लिए जो दवाइयाँ होती है वो असेट होता है, एक्सपेंस होता है? हाँ हाँ हाँ। अब सुनो भाई, तुम जो मेडिसिन लेते हो जो एज अ डॉक्टर, ठीक है, क्या तुम उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो? भाई वो तो तुम क्या कर रहे हो, लाल पीली नीली दवाइयाँ तुम पेशेंट को दे के खत्म कर दोगे ना, यूज करने के लिए ले रहे हो। तो बेसिकली ये क्या है? एक्सपेंडिचर। तो याद रखना, इस चैप्टर में जब भी ड्रग्स मेडिसिन पेमेंट साइड पे दिया रहेगा उसको एक्सपेंडिचर में दिखाना। देन उसके बाद सैलरीज, रेंट, कन्वेंस। कन्वेंस समझता है ना, ट्रैवलिंग के लिए जो खर्चा होता है। स्टेशनरी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस, जर्नल, ड्राइंग एंड बाल सीडी। ये तुम्हारा क्लोजिंग कैश है। ये बाल सीडी क्या है तुम्हारा? भाई मैंने अभी अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, रिसीव पेमेंट कौन सा अकाउंट है? रिसीव पेमेंट कौन सा अकाउंट है? इट्स अ समरी ऑफ कैश बैंक अकाउंट। तो ये जो बाल सीडी दिख रहा है, इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस। किस चीज का क्लोजिंग बैलेंस है? कैश का। तो कैश का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है कहाँ जाएगा? भाई ईयर के एंड में जो भी कैश होगा वो तुमको असेट में दिखाना पड़ेगा ना। भाई ये समझा कि नहीं समझा? तुम सिंपली याद कर लो, बाल सीडी में जो भी दिया रहेगा उसको असेट में शो कर देने का, ठीक है। चलो विद स्टार्ट विद एडजस्टमेंट नंबर 1। पहला एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या दिया है? रिसिप्ट इन आरियर। आरियर का मतलब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, पता है ना क्या क्या आउटस्टैंडिंग है। तो पहले जाके ऊपर विजिट फीस ढूंढो कितना है, और इसको लिखना कहाँ पे?
तो जाके इनकम में लिखो बाय विजिट फीस, लिखते जाओ साथ में, तुम्हारा फाइनल अकाउंट भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा इसमें। सबने 10,000 इनर कॉलम में लिखना। अच्छा बच्चा बाटी, अब तुमको इतना तो पता होना चाहिए फाइनल अकाउंट वगैरह सब करने के बाद कि जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं। तो इसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग, या अरियर भी लिख सकते हो। हाँ, कितना आउटस्टैंडिंग है विजिट फीस? टोटल विजिट फीस कितना हो गई भाई? 12,000। खाली आउटस्टैंडिंग पूरा लिख देगा तो भी चलेगा। सबने आउटस्टैंडिंग ऐड किया? अच्छा, और क्या आउटस्टैंडिंग है? फिर से क्वेश्चन में जाओ तो जरा जाके पहले डिस्पेंसरी का रिसिप्ट कितना दिया है, तो इनकम में जाके रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी लिखो। इनकम में जाके रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी 30,000 रुपया इनर कॉलम में लिखना। लिखा सबने? और इसमें भी आउटस्टैंडिंग हम क्या कर देंगे? कितना आउटस्टैंडिंग है देख के बताओ। टोटल कितना हो गया? 30,000। कोई डाउट? अब सिर्फ इतना बताइए, ये जो आपने आउटस्टैंडिंग दोनों ऐड किया है, ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी या एसेट? भाई सुनिए, अभी भी जो मासूम बच्चे बेसिक नहीं पता उनको मैं एक चीज समझा दूं। तुम्हारा आदत क्या पड़ गया मालूम है फाइनल अकाउंट में करने के बाद, कि तुमको जब भी आउटस्टैंडिंग दिखता है ना तुम उठा के लाइबिलिटी में लिखते हो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब मनी रिसीवेबल है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकंड इफेक्ट किधर आता है? तो जाके लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम। सबने आउटस्टैंडिंग इनकम लिखा? कौन कौन सा इनकम आउटस्टैंडिंग था? तो विजिट फीस और डिस्पेंसरी। विजिट फीस कितना आउटस्टैंडिंग था? और ये वाला कितना आउटस्टैंडिंग था? 500। टोटल आउटस्टैंडिंग 2,500। अच्छा, यही अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाता। ये हुआ क्या सबका? सुना? हुआ सबका? आगे बढ़े। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग क्या दिया है? अब क्या क्या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है? तो पहले जाके रेंट ढूंढो पेमेंट साइड पे, और सैलरी भी देख लो एक बार कितना है। सैलरी भी उसके ऊपर ही है ना। और ये दोनों किधर लिखेंगे बताओ? तो पहले लिखो टू रेंट। रेंट कितना था? और इसमें कितना आउटस्टैंडिंग प्लस करोगे? सबने ऐड किया? कितना होता है? 6,500 लिखा। दूसरा क्या आउटस्टैंडिंग है? जाके सैलरी ढूंढो। लिखा? और एडजस्टमेंट से देख के बताओ ये कितना आउटस्टैंडिंग है? टोटल आउटस्टैंडिंग, सॉरी टोटल अमाउंट कितना हो गया? 13,000। हुआ सबका? अब सिर्फ इतना बताओ, ये दोनों जो तुमने ऐड किया, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? तो सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में कैपिटल के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना, और फिर लिखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या आउटस्टैंडिंग है जरा बताइए। एक तो रेंट आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है? और सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है? टोटल कितना हो गया? भाई सबने लिखा है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है, पढ़ो जरा। अब ये वाला थोड़ा ध्यान से सुनना, आगे भी इसका एडजस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये किससे रिलेटेड है? ड्रग्स से रिलेटेड है ना। तो ड्रग्स हमको कहाँ लिखना है? तो एक्सपेंडिचर में जाके लिखो टू ड्रग्स 7,000 इनर कॉलम।
2 drugs 7,000 inner column. लिख दिया, डन। बच्चा अब है ना एक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो, इससे ना बहुत सारे तुम्हारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट आगे जो आने वाले हैं ना वो तुमको समझ में आ जाएंगे। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो ड्रग्स तुमको दिया था ये पेमेंट साइड पे दिया था, मतलब हमारा अगर एकदम सिंपल भाषा में बात करूं तो इतने का ड्रग्स आपने खरीदा, मतलब इतने का मेडिसिन आपने खरीदा। भाई क्वेश्चन इज, जरूरी है क्या जितना तुमने मेडिसिन खरीदा है पूरा का पूरा इस साल में यूज हो जाएगा? भाई कुछ यूज भी होगा, हो सकता है कुछ बच भी जाए, आके ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, तुमने 7,000 का ड्रग्स खरीदा, एडजस्टमेंट में बोलता है कि ईयर के एंड में 1,000 रुपए का स्टॉक है, मतलब 1,000 रुपए का मेडिसिन बच गया। तो मेरे को बताओ जो बचा हुआ चीज है वो तुम इस साल यूज करोगे या अगले साल? तो मेरे को एक चीज बताओ, इस साल तुम कितना खर्चा दिखाओगे? जितना तुमने पेमेंट किया उतना खर्चा दिखाओगे या जितना तुमने यूज किया वो खर्चा दिखाओगे? तो हमेशा याद रखना, हम लोग खर्चे में जितना खरीदा या जितना पे किया वो नहीं दिखाते हैं, हमने जितना यूज किया वो दिखाते हैं। पॉइंट समझा क्या नहीं समझा? फिर से मुझे बताना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने 10,000 का स्टेशनरी खरीदा, कितने का स्टेशनरी खरीदा, जिसमें से 2,000 का स्टेशनरी बच गया, तो मेरे मेरे लिए इस साल यूज कितना हुआ? ये 8,000 कैसे मिला? माइनस करके। समझ में आ रहा है? तो तुम शॉर्ट में क्या याद रखो, अगर ईयर के एंड में कुछ भी स्टॉक बच जाएगा तो उसको माइनस करने का। फिर से बोल रहा हूं, अगर ईयर के एंड में कुछ भी स्टॉक बच जाएगा उसको क्या करने का? माइनस करने का। तो यहां से लेस करो स्टॉक ऑफ ड्रग्स, कितना बच गया भाई? 1,000 बचाना रे, समझा ना? 7 का खरीदा था, 1,000 बच गया, तो मेरा खर्चा कितना है भाई? 6,000। अच्छा सुनो ना, तुमने जो बचा हुआ स्टॉक है यहां से तो हटा दिया, लेकिन वो ईयर के एंड में जो बचा हुआ स्टॉक है वो अपना प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी है मतलब अपने लिए वो क्या है? तो असेट में जाके दिखाओ स्टॉक ऑफ ड्रग्स, कितना? 1,000। डन सबका? आगे बढ़े। वेरी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 8% एंड इक्विपमेंट, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है, तो पहले फर्नीचर की वैल्यू और इक्विपमेंट की वैल्यू ढूंढो। और इक्विपमेंट, तो पहले असेट साइड पे जाके लिखो फर्नीचर, कितना था बेटा? लेस करो डेप्रीसिएशन, कितना परसेंट है? 8%। कितना होता है इसका? 640। कितना बचेगा? 7,300। दूसरा डेप्री किस पे है? कितना इक्विपमेंट पे? पहले वैल्यू कितना है? 5 है ना? अच्छा 10,000 है, और इसमें से लेस करेंगे डेप्री, कितना? 9,000। भाई ध्यान देना, बहुत सारे इजी इजी एडजस्टमेंट में आप क्या करते हो मालूम है, लिखते हो और सेकंड इफेक्ट देना भूल जाते हो। तो बताओ डेप्री का सेकंड इफेक्ट इनकम साइड के इनकम साइड? तो एक्सपेंडिचर में जाके लिखो डेप्रीसिएशन। पहला डेप्री किस पे बेटा? 640। दूसरा डेप्री किस पे था? और इक्विपमेंट पे कितना था टोटल? 1,100। हो गया सबका? डन ना? आगे बढ़ू? नेक्स्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जिसके पास शायद बुराना बुक हो उसके पास ये एडजस्टमेंट हो भी ना, तो लिख लेना जरा, ठीक है? बोर्ड्स में आया हुआ समय, तो ध्यान से देखो इसको। 40% ऑफ द कन्वेंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस मतलब घर के लिए, तुमने घरेलू यूज के लिए तुमने उसको खर्चा किया है। देखो सिंपल सा एडजस्टमेंट है, ये फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है, हाँ? तो इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये कन्वेंस से रिलेटेड है, तो कन्वेंस को उठा के एक्सपेंडिचर में लिखो जाके, 4,000 इनर कॉलम में।
कितना है कन्वेंस? सबने कन्वेंस 4000 लिखा। लिख दिया बच्चा? अब थोड़ा ध्यान से सुनो ना, कॉन्सेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करो। आप मुझे एक चीज बताओ, आप ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो, ये पर्सनल दिखा रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन का दिखा रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस जो पर्सनल है वो यहाँ पे शो नहीं कर सकते। अब हमसे गलती क्या हो गया मालूम है, वो समझना। ये जो 4000 रुपए का कन्वेंस है ना, जरा आप स्टेटमेंट पढ़ो, तुमको फट से समझ में आ जाएगा। 40% ऑफ द कन्वेंस, मतलब वो जो 4000 का कन्वेंस है ना, उसमें से 40% घर के यूज के लिए तुमने किया है। मतलब इट इज लाइक वो तुम घर के लिए इधर उधर घूम रहे फिर रहे थे, वो भी तुमने ऑर्गेनाइजेशन में दिखा के रखा है। तो मेरे को बताओ, ये 40% अगर घर का है तो तुम इसको यहाँ पे दिखा सकते हो क्या? तो यहाँ पे ऐड करेंगे, लेस करेंगे? तो लेस करो दो पर्सनल या फिर डोमेस्टिक कन्वेंस करके। कितना है डोमेस्टिक कन्वेंस? 40% निकालो जरा। 1600। तो बिजनेस का कन्वेंस कितना हो गया? 2400। बिजनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन का। ये भाई हुआ क्या? अब सुनो 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 भाई, ये चीज है ना, बचपन से तुम लोग से, बचपन मतलब कॉमर्स के बचपन से अपन बात करते हैं। एनी पर्सनल एक्सपेंस पेड फ्रॉम फॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट? ये पता है क्या? नहीं। कोई भी पर्सनल एक्सपेंस अगर बिजनेस से उसका पैसा जाता है तो हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग कहाँ से एडजस्ट होता है? तो पहले जाके लिखो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड तुमको देखो वो कैश इंट्रोड्यूस था ना, वो मिलेगा। कितना है कैपिटल फंड देख के बताओ। सरप्लस के लिए एक लाइन छोड़ देना और फिर लेस करना डोमेस्टिक कन्वेंस। डोमेस्टिक पर्पस कन्वेंस। पैसा तूने डायरेक्ट विड्रॉ नहीं करा है, या तो तू ड्राइंग्स लिख और ब्रैकेट में कन्वेंस ऐसा करके लिख। ये कितना है डोमेस्टिक कन्वेंस? 1600। 15,000 है ना? ऐड करके भी लिखोगे चलेगा, या उसको वापस से एक और ड्राइंग करके यहाँ पे दिखा देने का, लेस ड्राइंग्स। कितने का ड्राइंग्स है वो देख लो, वो भी ये समझा ना? तो वो 1600 भी माइनस होगा और ये 15,000 भी माइनस होगा, और सरप्लस भी, सरप्लस डेफिसिट जो भी आता है वो एडलेस करना होता है। भाई हुआ सबका? तो मुझे बताओ, ये 40% कन्वेंस वाला लॉजिक क्लियर है? सुनो ना, मेरे हिसाब से ना, बाकी का पोस्टिंग में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने मार्किंग तुमको बता दिया है। तुम वो हिसाब से मार्किंग करो घर पे। और टोटलिंग, टोटलिंग के लिए खाली मैं इतना बता दूं किस चीज को क्या बोलते हैं। ये एक मिनट, ये समझा ना? पोस्टिंग तो कर लोगे ना? पक्का ना? अब खाली मुझे इतना बताओ, अगर सपोज तुम्हारा डिफरेंस इधर आया, इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा है, तो इसको क्या बोलने का? सरप्लस। बट अगर डिफरेंस इधर आया, मतलब डेबिट ज्यादा है, इसको क्या बोलने का? डेफिसिट। एक और चीज सुनो, सरप्लस के ब्रैकेट में लिखा करो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट के ब्रैकेट में क्या लिखने का? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और फाइनली याद रखना, सरप्लस रहेगा तो कैपिटल में ऐड करने का, डेफिसिट रहेगा तो कैपिटल से माइनस, और फिर बल्लू अपना टल्लू हो जाएगा। मतलब बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। ठीक है, डन ये वाला, खत्म। ठीक है, पोस्टिंग वोस्टिंग घर पे आके ईमानदारी से करना। खाली पोस्टिंग या पूरा सम एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, नसीब अच्छा रहा तो शायद ऐसे ही कुछ आ जाए। एक और सम मालूम है, वो टेबल वाला आता है, वो भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, जिसमें एडजस्टमेंट है ना, टेबल में बना के देता है, वो भी देख लो एक बार। ये वाला क्वेश्चन निकालो, ऐसे ही क्वेश्चन सेम बोर्ड में आया है, पेज नंबर 108।
भाई सबने फॉर्मेट रेडी रखा है ना? चलिए शुरू करें। मैं भी मेरा फॉर्मेट रेडी कर लूं। चलो मेरा भी रेडी हो गया। शुरू करें? देखिए फटाफट। और क्वेश्चन हमेशा देख लिया करो क्या क्या पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ भावराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट। वही चीजें अपने को पूछा है। सबसे पहला आइटम दिया है तुमको बाल बीड़ी। मिला क्या सबको बाल बीड़ी? और देखो इस बार बाल बीड़ी में ना क्लियर मेंशन किया है कैश भी है और इसको कैंसिल कर देने का। क्या कर देने का? क्यों? उसका रीजन समझा देता हूं। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक है। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ। और आप जो बैलेंस शीट बना रहे हो वो ईयर के एंड का बैलेंस शीट है, तो इसका अपने को कोई जरूरत नहीं है बिकॉज क्लोजिंग कैश बैंक अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये समझा कि नहीं समझा? फिर से बोलना, बाल बीड़ी ओपनिंग कैश बैंक है और बाल सीडी कौन सा है? क्लोजिंग कैश बैंक। तो मुझे बताओ मुझे कौन सा चाहिए? भाई मैं ईयर के एंड में बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मेरे को ये वाला कैश और बैंक चाहिए, तो इसको असेट में दिखाना। फिर से बोलो, बाल बीड़ी रखने का, इग्नोर करने का। बाल बीड़ी में जो भी रहेगा उसको इग्नोर करने का और बाल सीडी में जो भी रहेगा उसको असेट में शो करने का। चलो, इंटरेस्ट रिसिप्ट साइड पे दिया है, मतलब ये एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम। फिर है डोनेशन। अब देखो सुनो ना, डोनेशन में तुमको क्या बताया था भाई? रिसिप्ट साइड पे। ठीक है, रुको रुको रुको, मैंने बोला था जनरल पर्पस रहेगा तो इनकम, स्पेसिफिक पर्पस रहेगा तो लाइबिलिटी। इस क्वेश्चन में यहां पे पढ़ो जरा एडजस्टमेंट नंबर 2 में। 60% ऑफ द डोनेशन आर फॉर, मतलब क्या है? इसमें से कहां गया भाई? हाँ, इसमें से 60%, 7 लाख का 60% जरा मुझे निकाल के ही बता दो ना। 7 लाख का 60%। बराबर ना? और 40% कितना होता है भाई? जो बच गया वो 40% ही है ना? ये समझा कि नहीं समझा? भाई सुनो, भाई मैं क्या बता रहा हूँ वो समझना। यहाँ पे ये लोग क्या बोलना चाहते हैं कि जो डोनेशन है ना, डोनेशन, ठीक है, उसका 60% बिल्डिंग फंड के लिए है। तो मुझे बताओ, कहना ही सही है, 4,20,000 स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन हो गया, तो ये कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी में। और जो बाकी का डोनेशन है वो तुम्हारा क्या हो गया? जनरल पर्पस, मतलब वो इनकम में जाएगा। और वो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, देख लो। एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट? मतलब बाकी का नॉर्मल इनकम में दिखाओ। समझा कि नहीं समझा? तो 60% हम लोग स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड में दिखाएंगे और बाकी का जो बच गया उसको इनकम में दिखाएंगे। जब सम करूंगा तो तुमको और बेटर तरीके, बट बेसिक समझ में आ गया ना कि इसमें पूरा का पूरा एक जगह पे नहीं जाने वाला है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो, डोनेशन के बाद क्या था? ट्यूशन फीस। किधर जाएगा? एडमिशन फीस। एडमिशन फीस के बारे में वैसे नीचे कुछ बोला नहीं है और तुमको ये पता होना चाहिए ये क्या था, ये कॉलेज का था, तो कॉलेज के केस में एडमिशन फीस को बिंदास इनकम में दिखा देना। टर्म फीस, ड्रामा रिसिप्ट्स, कुछ नौटंकी करके तुमने पैसा कमाया, ठीक है। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, तुमने हॉल को रेंट पे दिया रहेगा तो वो भी किधर आएगा? इनकम। लेगेसीज के ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है कैपिटल, तो बेसिकली ये कैपिटल में चला जाएगा। समझा क्या नहीं समझा? पेमेंट साइड पे आ जाओ। सैलरी ड्यू टू टीचिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बुक्स,
देखो कॉलेज में जो बुक्स होता है वो लाइब्रेरी के लिए होता है, और लाइब्रेरी में बुक्स को लॉन्ग टर्म के यूज करने के लिए लिया जाता है। तो बुक्स जब भी आएगा उसको असेट में डालना, बुक्स जब भी आएगा उसको कहाँ डालने का भाई। फिर उसके बाद फर्नीचर, ड्रामा एक्सपेंसेस। सुनो बेसिकली ये खर्चा है, क्या है ये खर्चा। लेकिन एक मिनट, थोड़ी देर पहले मालूम है ड्रामा रिसीव्स भी आया था, तो मतलब तुमको ड्रामा करके कुछ कमाई हुआ, लेकिन वो कमाई करने के लिए तुमने थोड़ा खर्चा भी किया ना, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको एडजस्ट करके भी लिख सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं सम सॉल्व करके बता दूंगा। देन पोस्टेज किधर आएगा, देन टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर। देखो एनपीओ का सबसे बड़ा दुख समझो, एनपीओ को सॉल्व करना ये दुख नहीं है, एनपीओ का जो क्वेश्चन होता है ना उसका प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कैसा सम देखा, उसमें रिसीव पेमेंट था और उसके बाद नॉर्मल जैसा स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट में होती है वैसी तो सब तुमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। यहाँ पे तुमको एडजस्टमेंट है ना टेबल के फॉर्म में बना के दे दिया इन्फॉर्मेशन। अब बोले तुम लगा लो अपना दिमाग, और यहीं पे बच्चा फंस जाता है कि सर हमने तो खाली नॉर्मल एडजस्टमेंट देखा, ये टेबल क्यों दे दिया। तो बच्चा इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो टेबल में ये कुछ नहीं है, दीज आर असेट्स एंड लाइबिलिटी, दीज आर व्हाट असेट्स एंड, और ये जो तुमको अप्रैल 2018 दिख रहा है ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, और ये सब क्या है। तो बेसिकली ये सब जो तुमको दिया है ना, दीज आर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट लाइबिलिटी एंड दीज आर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट लाइबिलिटी। पहले ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, जिसमें से पहला आइटम क्या है, बुक्स। ध्यान से सुनना ये सीक्वेंस, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछे, टेबल बना के देखा, किसी किसी में ओपनिंग बैलेंस शीट दे देता है ना, किसी भी तरीके से पूछे, मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूं बस उस सीक्वेंस को फॉलो करना। मेरे को बताओ बुक्स अपने लिए क्या है, लॉन्ग टर्म, लाइब्रेरी के लिए कॉलेजेस के लिए क्या होता है, लॉन्ग टर्म असेट होता है ना। तो पहले जाके बुक्स का है ना ओपनिंग बैलेंस लिख दो, यहां पे असेट साइड पे जाओ और जाके लिखो बुक्स का ओपनिंग बैलेंस। मेरे को बताओ बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 9 लाख रुपया था भाई। क्वेश्चन है ना सबके सामने, क्वेश्चन सामने रखो, बार बार मुझे क्वेश्चन निकालने का जरूरत ना पड़े। कौन सा अमाउंट में कहां से उठा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। सबने 9 लाख रुपए का बुक ओपनिंग बैलेंस लिखा, अब देखो डायरेक्ट उसके बाजू में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना है क्लोजिंग बैलेंस देखो ना जरा, 8 लाख, 8 लाख 88, वो डायरेक्ट नहीं देखने का। हाँ? कभी भी याद रखना क्लोजिंग बैलेंस से पहले एक बार रिसिप्ट पेमेंट में जाके नजर अपनी घुमाओ, और वहां पे देखो कि क्या हमने कोई नया बुक्स परचेज या सेल किया है। तो जरा ध्यान से देखो, तुमको पेमेंट साइड पे बुक मिलेगा, मिला क्या, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेमेंट साइड पे किसी भी असेट का नाम आया तो समझ जाना हमने वो असेट क्या किया है। भाई तुम पैसा कब पे करते हो, कोई चीज खरीदने के लिए, ये समझा क्या, फिर से बोलना, पेमेंट साइड पे असेट का नाम आया मतलब परचेस किया। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे पास 9 लाख रुपए का ऑलरेडी बुक है, मैंने और परचेस किया, तो मैं क्या करूंगा इसमें, तो कितने का मैंने न्यू खरीदा, 88। तो इस हिसाब से मेरा बुक्स टोटल कितना हो जाता है, 9,88,000। पहले ये लिखा, अभी डन। अब इंटरप्रिटेशन को पकड़ो, मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास ईयर के स्टार्ट में कितने का बुक था, हमने कितने का खरीदा, तो उस हिसाब से हमारे बुक्स का वैल्यू 9,88,000 होना चाहिए था। लेकिन अब क्लोजिंग वैल्यू देखो कितना है, मतलब वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, कितना कम हो गया, तो वो तुम्हारा 1 लाख डेप्रीसिएशन बोल के तुम रिकॉर्ड कर दो। ये समझा कि नहीं समझा, टोटल वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू में जो डिफरेंस रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। कितना वैल्यू हो जाएगा, 8,88,000। बेसिकली जो क्लोजिंग वैल्यू है वो आउटर कॉलम में दिखनी चाहिए। भाई ये सबने लिखा और ये सबको समझा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाएंगे, इसका सेकंड इफेक्ट बाद में दूंगा, पहले फर्नीचर पे आ जाओ। सेम तरीका, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई, तो पहले लिखो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, 3,26,000। सबने लिखा, पेमेंट साइड पे चेक करो कोई नया परचेज है क्या, देख लो भाई फर्नीचर, हाँ है यहाँ पे, मिला क्या 78। टोटल कितना होता है, करो यार टोटल,
हाँ, 4,000 4,04,000 लिखा। अब जरा क्लोजिंग वैल्यू से इसको कंपेयर करो, बताओ कितना कम करना पड़ेगा। हुआ सबका। अब बताइए, ये जो दोनों डेपरी आपने यहाँ पे चार्ज किए, ये फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है तो पीएनएल एक्सपेंडिचर में जाके दिखा दो, टू डेप्रीसिएशन। पहला डेप्री आपने किस पे चार्ज किया था? हाँ, बुक्स पे कितना डेप्री था? फर्नीचर पे कितना डेप्री था? 1,00,000। टोटल डेप्री कितना हो गया? सबने एक्सपेंडिचर में इसको शो किया। हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको दिया है बिल्डिंग। अब देखो, बिल्डिंग फंड का ना सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस में क्वेश्चन मार्क है, तो डरना नहीं है, आराम से कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, बिल्डिंग फंड अपने लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? कोई भी फंड दिया होगा उसको लाइबिलिटी में दिखाना, कोई भी फंड रहेगा उसको कहाँ दिखाने का? क्योंकि फंड जमा कर रखे रहेगा, फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसको यूज करना रहेगा, है ना? तो फंड को जाके लाइबिलिटी में शो करो, बिल्डिंग फंड। बताओ इसका ओपनिंग कितना है? 8,00,000। इनर कॉलम में रखना, हाँ, सबने इनर कॉलम में रखा। अब इनर कॉलम में रखने का रीजन सुनो, मुझे सेकंड वाला जो एडजस्टमेंट है ना, वो पढ़ के बताओ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आधा पढ़ो उसको। 60% ऑफ द डोनेशन आर फॉर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो 7,00,000 रुपए का टोटल डोनेशन है, उसमें से 4,20,000 तुमने बिल्डिंग फंड के लिए लिया है। तो मुझे एक चीज बताओ, ऑलरेडी तुम्हारे पास थोड़ा फंड था, तुमको और डोनेशन मिला, तो फंड कम हो जाएगा बढ़ जाएगा? तो ऐड करो यहां पे डोनेशन फॉर बीएफ, बिल्डिंग फंड, 4,20,000। अब बताओ तुम्हारे पास टोटल फंड कितना हो गया? 12,47,000। हुआ सबका। अच्छा, जो बचा हुआ बाकी का डोनेशन है वो तुम कहां शो करोगे? तो भाई डोनेशन कितना बचा था भाई? 2,00,000। माइनस करके भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। 2,28,000, 280। तुमको चाहिए तुम यहाँ पे पूरा दिखाओ, फिर इसमें से 60% रहा, वैसा भी प्रेजेंटेशन चलेगा, ठीक है? मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट दिखा दिया ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं इसको, ठीक है? हो गया क्या सबका? ए, हुआ क्या? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग का टेंशन मत लेना, वो सरप्लस वगैरह सब आने के बाद अपने आप आ जाएगा। तो कैपिटल फंड का मुझे एक चीज बताओ, ओपनिंग कहां दिखाएंगे? तो जाके लाइबिलिटी में शो कर दो कैपिटल फंड, गेट लू 6,11,000। हो गया। सबका हुआ। इसको खाली इनर कॉलम में लिख के छोड़ दो, बाद में सब सरप्लस डेफिसिट करोगे आ जाएगा उसका क्लोजिंग वैल्यू। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कहने से सेकंड वाला ऑलरेडी आप यूटिलाइज कर चुके हो। थर्ड वाला देखो, आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी कितना है? 70,000। तो पहले जाके ऑफिस स्टाफ का सैलरी ऊपर से उठा लो, कितना है? 8,55,000। एक्सपेंडिचर में जाके लिखो पहले, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ।
कितना था बेटा? 8 लाख। इसमें कितना आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे? 70। टोटल कितना होता है? 9,25,000। लिख दिया। अब सिर्फ इतना बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट किधर आता है? तो लाइबिलिटी में कौन सा इनकम है भाई? एक्सपेंडिचर है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है भाई? 70,000 आउटस्टैंडिंग है भाई। हुआ सबका? अब सुनो, बाकी का पोस्टिंग तुम कर सकते हो, खाली एक आइटम का पोस्टिंग मैं बता देता हूं। वो ड्रामा रिसिप्ट्स देखो ना जरा, मुझे बताओ ड्रामा रिसिप्ट टोटल कितना है? 1 लाख। तो पहले मैंने इनकम में 1 लाख दिखाया, इनर कॉलम। अब सुनो पहले मेरा बात ध्यान से। पे अपोजिट साइड पे देखो, ड्रामा करने के लिए तुमने कुछ खर्चा भी किया है, तो वो खर्चा तुम इसी इनकम में से हटा सकते हो। तो यहां से लेस कर देंगे ड्रामा एक्सपेंस कितना? 90,000। तो नेट नेट में मेरा इनकम कितना हुआ? मतलब नौटंकी करके तुमने 1 लाख रुपया कमाया, बट वो नौटंकी करने के लिए कपड़ा वपड़ा खरीदा रहेगा, उसके लिए खर्चा हुआ रहेगा, तो 90,000 चला गया। तो हाथ में मेन इनकम कितना बचा? 10,000। तो सुन लो, ये कब करना है? जब किसी पर्टिकुलर इवेंट का एक्सपेंस और इनकम दोनों देगा तो तुम सेट ऑफ करके लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चला, इतना भी अगर, तो जो इनकम है उसको इनकम में दिखा देना, एक्सपेंस को एक्सपेंस में दिखा देना, तो भी तुम्हारा फाइनल आंसर राइट आएगा। टोटल अलग आएगा, लेकिन जो सरप्लस डेफिसिट है वो राइट आएगा। ये थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन है कि हाँ भाई तुमने सेट ऑफ करके लिख दिया। बट अगर ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं मेरे को ऐसा डाउट आ रहा है, तो अलग अलग करके लिख देना। कर लोगे उतना? ठीक है, चलो। विद दिस कैन आई से, और कोई पोस्टिंग में तुमको डाउट है क्या? कंफर्म? बाकी का पोस्टिंग वोस्टिंग घर पे करोगे? मेन मेन एडजस्टमेंट मैंने बता दिया, ठीक है। ये वाला समझा ना? पूछा है क्या? नहीं बेटा, उस कोई एडजस्टमेंट थोड़ी ना है वो, तूने खाली एक्सपेंस एडजस्ट किया उसमें से। एक्सपेंडिचर वो भी तो, एक मिनट, वो भी क्या लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए खरीद रहा है? वो भी तो बेचने के लिए खरीद रहा है ना भाई। हो गया सबका ये? चलो नेक्स्ट। क्या हो गया, थक गए?